गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है परमानेंट अकाउंट नंबर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। परमानेंट अकाउंट नंबर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर पर्सन को, जो भी रिटर्न भरता है या जो भी एसएससी कह सकते हो आप, तो हर पर्सन को दिया जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस पर नंबर को इशू करेगा हर टैक्स पेयर को। देखो, टैक्स पेयर को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेयर को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, रिटर्न बननी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कई बार कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, चालान भरना है, टैक्स भरना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स टैक्स से रिलेटेड कहीं पे भी वो यूज़ करता है, तो हर डॉक्यूमेंट पे उसको इस नंबर को लिखना ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट अपना रोल नंबर हर जगह पर लिखता है ताकि उसकी पहचान हो सके, तो एक टैक्स पेयर की पहचान के लिए ज़रूरी है नंबर। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब पैन जो है, यानी पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर हमें चाहिए। जैसे सबसे पहले, अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, यानी कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो। दूसरा, अगर आप अपने के अलावा किसी और का टैक्स पे करना चाह रहे हो। अब ऐसा कैसे होगा, मान लीजिए माइनर के नाम पे टैक्स पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो उस केस में। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा केस जो है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, टोटल इन सेल आपकी, नो इनकम नहीं, सॉरी, टोटल सेल या ग्रॉस रिसीप्ट्स जो है आपकी 5 लाख से ऊपर है। किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी पैन ज़रूरी है। ऐसा पर्सन जो अब ये वाले दोनों पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट है लेकिन इंडिविजुअल नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है। और वो फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन करता है जिसमें 2.5 लाख रुपए या उससे ऊपर का अमाउंट इन्वॉल्व है। फिर से बता रही हूँ, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, बट रेजिडेंट हो और कोई भी और पर्सन हो। ठीक है। तो आगे आ जाओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि जैसे कंपनीज़ में होते हैं, डायरेक्टर भी कंपनीज़ में होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में होते हैं, ट्रस्टी जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है, ऑथर है, फाउंडर है, कर्ता जो कि एचयूएफ में है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर ये हमारा किसी भी लोकल अथॉरिटी में हो सकते हैं, ऑफिस बियर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ये लोग राइट जो भी हैं ऑफ द पर्सन मैंशनड इन दिस। अभी समझ में आया मैंने क्यों ये दोनों पॉइंट इकट्ठे बताए। इस पर्सन की बात कर रहे थे ना, ये नीचे वाली कैटेगरी है कि ये लोग जो हैं इस पर्सन के लोग, मतलब जैसे मान लीजिए इस पर्सन का मतलब यहाँ फर्म है, तो यहाँ पे ले लूँगी मैं पार्टनर, राइट। अगर अगर ऊपर पर्सन लिया, रेजिडेंट वो नहीं लिया ना मैंने, इंडिविजुअल नहीं लिया, यहाँ पर मैंने वो सारे पर्सन ले लिए, वो सारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर है, ये सब लोग इन एक लगा लो, ये एक इंस्टीट्यूशन है। अब समझ में आया। तो इन सबको अपनी रिटर्न क्या करना है, पैन चाहिए, पैन लेना अनिवार्य है। ही इज़ इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो यू विल हैव टू गेट द पैन। ही इज़ एन असेसी अंडर द सेंट्रल एक्साइज रूल। वैसे देखा जाए तो ये सेंट्रल एक्साइज रूल और ये वैट और ये सीएसटी वगैरह की बजाय आप जीएसटी का भी वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि अब तो जीएसटी आ गया है उनकी जगह। तो अगर आप जीएसटी के अकॉर्डिंगली इनवॉइस वगैरह दे रहे हो तब आपको पैन ज़रूरी है। ठीक है। और क्या और देखते हैं क्या है। हाँ, ही इज़ एंटाइटल टू रिसीव एनी सम और इनकम और अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स। मतलब अगर आप कोई पैसा ले रहे हो किसी से एज एन इनकम और उस पर टीडीएस कट रहा है, मान लीजिए मैं नौकरी कर रही हूँ और मेरे को सैलरी मिल रही है और मैं टीडीएस दे रही हूँ कॉलेज को या किसी भी जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मेरे को जो इनकम मिलती है तो मुझे भी पैन लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं टीडीएस कटवा रही हूँ। तो जिसको मैं टीडीएस कटवाती हूँ उसको मुझे अपना पैन बताना पड़ेगा, तो पैन मेरे पास होगा तभी मैं बताऊँगी उसको। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो भी एक सेकेंड, मैं एक बार चेक ही कर लेती हूँ क्या कहना चाह रहा है। हाँ, पैन की ज़रूरत किस लिए है कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अभी तो जैसे आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड नंबर आ गया है, लेकिन उससे पहले पैन होता था। तो पैन से कोई भी जो भी पर्सन है उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर चेक करने हैं तो पैन से चेक हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा फिर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर पैन। मान लीजिए आपके पास वो नंबर अभी नहीं है,
ठीक है। तो आपको फॉर्म नंबर 49A भर के पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको डिपार्टमेंट जो है वो बड़ी जल्दी पैन अवेलेबल करा देगा। कोटिंग पैन, आपको हर डॉक्यूमेंट पे जब भी आप टैक्स भरो, चालान भरो, रिटर्न भरो, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उस पर पैन आपको लिखना ही लिखना है। मान लीजिए आपका कोई एड्रेस चेंज हो गया है, जब आप पैन कार्ड आपके पास आता है, जैसे आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही पैन कार्ड होता है। पैन उस पर लिखा होता है, उस पर आपकी फ़ोटो है, उस पर आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया या कोई भी चेंज ऐसा हो गया है तो आपको तुरंत जो है असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो उसमें अकॉर्डिंगली चेंज कर सके। ठीक हो गया। चलिए अब आ जाते हैं कुछ और प्रोविज़न जो पैन से रिलेटेड हैं। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट लेके जाने वाली हूँ और आप देखोगे कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे पैन का मतलब उस पर लिखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 है, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट बेचा है या ख़रीदा है, मकान बेचा या ख़रीदा लेकिन उसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैन लिखना पड़ेगा उस पर। सिमिलरली अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते ख़रीदते हैं ना, तो आप देखोगे कि उसकी बाकायदा रजिस्ट्री होती है कोर्ट में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्टैम्प लगती है, उसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है। तो अगर वो अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैन नंबर आपके पास होना चाहिए, वरना आप ये रजिस्ट्री या ये सेल परचेज़ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आप 2 व्हीलर के अलावा मान लीजिए कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, ठीक है, कोई और व्हीकल ख़रीदते हैं 2 व्हीलर के अलावा, तो पैन आपको चाहिए सभी तरह की सेल परचेज़ में। तीसरा, टाइम डिपॉज़िट। टाइम डिपॉज़िट में क्या है, अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट निकालते हैं और इवन अगर आप डिपॉज़िट भी कराते हैं, मतलब विड्रॉ करते हैं या डिपॉज़िट कराते हैं, तो आपको पैन जो है लिखना पड़ेगा। सेल और परचेज़ ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर आपने 1 लाख रुपये से ज़्यादा की सिक्योरिटीज़, बट शेयर्स नहीं होने चाहिए, शेयर्स के अलावा अगर सिक्योरिटीज़ सेल परचेज़ की हैं तो आपको पैन लिखना है। फिर आप अगर कोई अकाउंट खोल रहे हैं बैंक में तो आपको आजकल के टाइम में पैन लिखना, अब तो आधार में, वैसे तो अभी आधार कार्ड का भी आ गया है तो वो उससे भी काम चल सकता है, पर जब तक आधार कार्ड का सीन नहीं था तो पैन ज़रूरी था। होटल रेस्टोरेंट का बिल अगर आपने पे किया है एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, मतलब एक ही पेमेंट किया है, 50,000 से ऊपर है। अब आप देखोगे ज़्यादातर चीज़ें 50,000 तक है, जैसे एक यहाँ 50,000 है, फिर एक नीचे है, एक यहाँ पे है। तो आप इसको लर्न करने के लिए सिर्फ पहले ये चेक करो कि 50,000 की कितने ट्रांजैक्शन है, वो सारे आप ले लो और उसके बाद आपको ईजी रह जाएगा ये चीज़ें लर्न करना। ठीक है। अगर आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, पे ऑर्डर बनवाया है, चेक लिखा है 50,000 से ऊपर का, लिखते ही पैन लिखना ज़रूरी होगा। अगर आपने 50,000 से ज़्यादा बैंक में जमा कराया है या निकलवाया है, फ़ॉरेन ट्रैवल किया है आपने, अभी थोड़ी देर पहले फ़ॉरेन ट्रैवल की बात आई थी, एक लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ़ॉरेन ट्रैवल की बात आई थी, तो उसमें हमने देखा था अगर आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा का ट्रैवल पर खर्च करते हो फ़ॉरेन ट्रैवल पे, तो आपको ITR मतलब कुछ उसमें और भी प्रोविज़न था, आपको ITR भरनी ज़रूरी होती थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर 50,000 से ज़्यादा ट्रैवल पे खर्च करते हो तो आपको क्या करना है, पैन लिखना है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के केस में भी अगर आप मान लीजिए किसी भी बैंक से डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको पैन का होना आपके पास ज़रूरी है। म्यूचुअल फ़ंड अगर आपने ख़रीदे हैं उसमें भी 50,000 से ज़्यादा की लिमिट पे पैन। ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। अगर आप सिक्योरिटीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं या सेल परचेज़ करते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है, तो उसमें भी आपको पैन की ज़रूरत है। फिर है अगर आपने परचेज़ और सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, यहाँ पे भी आई थिंक 50,000 की लिमिट, नो सॉरी, यहाँ पे 1 लाख की लिमिट है। अभी थोड़ी देर पहले एक जगह हमने देखा शेयर्स को छोड़कर आया था कुछ, यस दिस वन, यहाँ पे थी शायद, यहाँ पे भी 1 लाख थी। आप दोनों इकट्ठा भी कर सकते हो, वहाँ पे भी 1 लाख है, यहाँ पे भी 1 लाख है, दोनों को चाहो तो इकट्ठा कर सकते हो। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में 50,000, RBI बॉन्ड्स, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के केस में 50,000,
और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने 50,000 से ज़्यादा का भरा है तो भी, ये जितने भी केसेस आप देख रहे हो ना, इन सब में आपको पैन लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कैश कार्ड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और सेटलमेंट अकाउंट एक्ट है कोई, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो 50,000 तक, ठीक है। आपने परचेज़ और सेल किया है गुड्स का या सर्विसेज का, और ये जो ऊपर अभी पॉइंट्स थे ना 1 से 17 तक, इसके अलावा है 50,000 नहीं 1 लाख है, सॉरी एक मिनट नहीं सॉरी, ये 2 लाख है भाई। 2 लाख तक का गुड्स और सेल के परचेज़ और सेल में भी आपको पैन चाहिए ही चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए माइनर कोई ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है ऊपर के, अब वो पैन कहाँ से लाएगा? तो वो अपने पेरेंट्स का पैन कोड करेगा उस ट्रांजैक्शन में, पेरेंट्स में मदर या फादर या गार्डियन, ठीक है। आगे, अगर एक पर्सन के पास पैन नहीं है और वो ऊपर किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो क्या करे? तो वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 60 भरेगा और उसमें डिक्लेरेशन देगा। देखिए 49B तो तब भरेगा अगर पैन अप्लाई करेगा, लेकिन जब तक पैन आता नहीं है और उसको ट्रांजैक्शन करना भी ज़रूरी है तो उसको फिर फॉर्म नंबर 60 भरना पड़ेगा। आगे, ये रूल कुछ लोगों पर अप्लाई नहीं होंगे। वो कुछ लोग कौन कौन है? वो कुछ लोग कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंसुलर ऑफिसेज भी हो सकते हैं, और उसके अलावा हर पर्सन कोई भी अगर मान लीजिए ये दोनों पॉइंट TDS और TCS से रिलेटेड है। जैसे आप कहीं किसी पर्सन का TDS काट रहे हो तो उस पर्सन ने आपको TDS अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। सिमिलरली जो TDS काटता है उसको भी पैन अपना लेना है, और जो पर्सन TDS कटवा रहा है तो उसको भी पैन, मतलब पैन दोनों का चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया इस बात को। अभी ये थर्ड और फिफ्थ पॉइंट थोड़ा ऑलमोस्ट सेम से हैं, इसलिए मैं इनको इकट्ठा करूँगी। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। वेयर एनी सम और इनकम और अमाउंट हैज़ बीन पेड। अब ये वही TDS वाला सीन आ गया है कि TDS के केस में आपको पैन कोड करना पड़ता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक तो ITR का फॉर्म और एक TDS का फॉर्म ज़रूर दिखाऊंगी, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि पैन का हमें कहाँ लिखना है। बिना पैन के TDS का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, पैन ज़रूरी है उस पर लिखना, ठीक है। तो कोई भी जो स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं या सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं या जो रिटर्न भरी जाती है, या तो वो सारी चीज़ों पर पैन लिखना ज़रूरी है। इसीलिए तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि पैन होना चाहिए। यहाँ पे भी वही केस है, ऊपर TDS है और यहाँ पर TCS है। TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। एक पॉइंट हमारा फोर्थ यहाँ रह गया बीच में, वो देख लेते हैं। हर बायर जो भी बाय कर रहा है, लाइसेंसी जिसने लाइसेंस ले रखा है और लेसी जिसने लीज पर कुछ ले रखा है, उनको भी अपना पैन बताना होगा TCS के लिए, यानी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक हो गया। चलिए, पेनल्टी है, बहुत भारी पेनल्टी है अगर आप पैन अप्लाई नहीं करते हो या अपने पैन डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखते हो, देन यू विल हैव टू पे 10,000 फॉर ईच एंड एवरी डिफ़ॉल्ट। ये नहीं है एक बार गलती करी और आपने 10,000 दे दिए और अगली गलती फिर आप बार बार करते रहोगे तो कोई वो नहीं करना ही। हर गलती के लिए आपको 10-10 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हमारे पास पैन नहीं है तो हमें जल्दी से जल्दी पैन अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि हम फिर अपने डॉक्यूमेंट्स पे पैन को लिख सके। अभी अगर आधार नंबर की मैं बात करूं तो आधार नंबर भी कोट किया जा सकता है। पहले जब तक आधार नंबर नहीं था तो ओके था, अदरवाइज़ अब जब भी हम अपना ITR भरते हैं तो हमें अपना आधार नंबर भी मेंशन करना होता है। और आपको कई बार शायद सुना भी हो आपने
कि पैन को आधार के साथ लिंक करना है। जैसे हम सुनते हैं ना कि अपने सभी बैंक अकाउंट्स को आधार के साथ लिंक करना है, सिमिलरली अपने पैन को भी आधार के साथ लिंक करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने असेसिंग ऑफिसर को अपना आधार नंबर भी इंटीमेट करना होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आधार नंबर अभी नहीं आया मान लीजिए हमारे पास, तो जब हमने एनरोलमेंट कराया होगा आधार कार्ड के लिए, तो एक एनरोलमेंट आईडी आपको मिलती है, तो आप एनरोलमेंट आईडी दे सकते हो अगर आधार नंबर अभी अवेलेबल आपके पास नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप ऐसे इंटीमेट नहीं करते हो ना आधार के लिए, तो आपका जो पैन होगा वो कुछ दिनों के बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा एक और पॉइंट है, थोड़ा सा ये भी मैं बता सकती हूँ आपको कि आपको आधार नंबर कोड करना है या एनरोलमेंट आईडी कोड करनी है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो 1 2 3 4 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको छूट मिल सकती है। जैसे अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कहाँ पर रह रहे हैं, या तो असम में रह रहे हैं या JNK में या मेघालय में रह रहे हैं, और आपके पास अगर आधार नंबर और एनरोलमेंट आईडी नहीं है तो आपका काम चल सकता है। दूसरा, अगर ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है। तीसरा, ठीक है, और तीसरा ऐसा इंडिविजुअल जो सुपर सीनियर सिटीज़न है, यानी कि 80 साल से ऊपर का है। एंड फोर्थ है ऐसा इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीज़न ही नहीं है। पहले तो था रेजिडेंट नहीं है, मतलब नॉन रेजिडेंट है, यानी एक तो जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाला पर्सन, दूसरा सुपर सीनियर सिटीज़न, तीसरा नॉन रेजिडेंट, और चौथा जो सिटीज़न नहीं है। इन सबको छूट मिल सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसको हम और करेंगे। जब भी हमें रिटर्न भरनी है और हमने रिटर्न नहीं भरी है या हम फेल हो गए रिटर्न भरने में, तो हमें क्या करना होता है, एक टैक्स पे करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर हम रिटर्न भरने में कोई गलती करते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपने एक बिलेटेड रिटर्न भरी है, ठीक है। तो बिलेटेड रिटर्न का मतलब आपने रिटर्न लेट भरी है, यानी भरनी चाहिए थी मान लीजिए मुझे 31 जुलाई को और मैंने भरी सितंबर में, ठीक है। तो जब मैंने सितंबर में वो रिटर्न भरी, मान लीजिए मैंने 2 सितंबर को रिटर्न भरी, तो ड्यू डेट तो थी मेरी 31 जुलाई, लेकिन मेरी एक्चुअल रिटर्न भरी मैंने 2 सितंबर को। तो मैं क्या करूँगी कि 2 सितंबर और 31 जुलाई के बीच का जो टाइम है उसको काउंट करूँगी, और वो बन जाएंगे कुछ महीने। अब मान लीजिए 1% में एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए 3 महीने और 10 दिन बने, तो आपको क्या करना है, 3 महीने 10 दिन को 4 महीने मान लेना है अगर आप इंटरेस्ट पर मंथ लगा रहे हो तो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट एनुअली लगेगा तो आपको 3 महीने लेना है, 10 दिन को छोड़ देना। फिर से बता रही हूँ, अगर एनुअल लोगे तो आप मंथ्स को छोड़ दोगे, और अगर आप मंथली लोगे तो आप मंथ का पार्ट भी ले लोगे और कंप्लीट मंथ मान लोगे। जैसे 3 महीने 10 दिन को 4 मान लोगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर से बता रही हूँ, अगर आपको रिटर्न आपने लेट भरा है तो कितना लेट भरा है उतना टाइम लो, फिर आप देखो एनुअल है तो पार्ट ऑफ द मंथ को छोड़ दो, और अगर एनुअल नहीं है तो पार्ट ऑफ द मंथ को ले लो। ठीक हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए रिटर्न आपने भरी ही नहीं, बिलेटेड छोड़ो, आपने तो भरी ही नहीं, देन आपको क्या करना है, जो ड्यू डेट था वो, और जब आपका असेसमेंट हुआ उसे बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसका मतलब मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और ड्यू डेट के बीच का टाइम, फिर से वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। एक बार फिर से करेंगे हम इस काम को। बिलेटेड रिटर्न के केस में ड्यू डेट और एक्चुअल डेट का टाइम काउंट करना है, और नो रिटर्न के केस में आपने ड्यू डेट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बीच का टाइम काउंट करना है। ठीक हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक हो गया। चलिए, अब आपको ये दोनों बातें मैं क्लियर कर चुकी हूँ। प्रोसीजर क्या रहेगा, ये प्रोसीजर मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। ठीक है, वो तीनों चीज़ें, बस एक पॉइंट नंबर सी रह गया था, वो बता देती हूँ। जब भी आपका टैक्स बनता था, जो आपको भरना था ना, जो आपको रिटर्न में दिखाना था, तो उस अमाउंट को आपको हंड्रेड्स का मल्टीपल में लाना होगा। मैं आपको सीधा यहाँ पे एक लेके जाना चाहूँगी। हमारा टैक्स बन रहा है 5180,
ये मुझे टैक्स ड्यू है मेरा। ठीक है, मैं इसको 100 के मल्टीपल में ले जाना चाहूँगी तो मैं क्या करूँगी, लास्ट के 3 डिजिट देखो 180 है, तो अगर 150 से ऊपर है तो मैं इसको क्या करूँगी, सॉरी 50 से ऊपर है, नॉट 150, 50 से ऊपर है तो मैं इसको क्या कर दूँगी 5200 मान लूँगी। आपने सॉरी एक मिनट गलती हो गई, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, नॉट 3 को, 2 को देखना है। लास्ट का 80 है ना, तो 50 से ऊपर है, 50 या 50 से ऊपर है तो लास्ट वाले को 100 मान लेना, मतलब ये 5100 हो जाएगा। 100 के मल्टीपल में लेना है आपको। ठीक है, तो 5100 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5220 होता तो मैं 5200 ले लेती। ठीक हो गया, तो राउंड फिगर में आपको लेके आना है, तो मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ का आपको लेने हैं। यहाँ तक बात ओके है। अब चलिए, अब हम कहते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे ना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय एन इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C हमारा आ चुका है एक ऐसे चैप्टर में जो हम पहले कर चुके हैं, दैट इज़ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें 234B और C डिस्कस हुआ था। 234A होता है जब हम रिटर्न टाइम पर नहीं भरते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, हमारी डेट थी 20 जनवरी, हमने जब रिटर्न भरी 20 जनवरी को भरी। रिटर्न ड्यू थी हमारी 31 जुलाई, राइट। इसका मतलब एक इंडिविजुअल रहा होगा क्योंकि 31 जुलाई इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, तो हमने लेट भरी है ये रिटर्न, 31 जुलाई को भरनी थी, मैंने 20 जनवरी को भरी है। आगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS कटवाया, एडवांस टैक्स पे किया, फिर सेल्फ असेसमेंट पर टैक्स पे किया। अब टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ असेस्ड इनकम। अभी देखना है आपको क्या करना है। मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले लास्ट में देखूंगी कि मेरा टैक्स बनता कितना है। ये बनता है 25,180, लेकिन इस 25,180 को मैंने कैसे कैसे पे कर रखा है। 5,000 तो मेरा TDS कट चुका है, तो वो तो जा चुका। 15,000 मेरा एडवांस टैक्स है, वो भी जा चुका है। 15 और 5 20 तो मैं दे चुकी हूँ। अभी 2,000 रुपये क्या है, एक बार फिर देख लेती हूँ। 2,000 रुपये जब मैंने सेल्फ असेसमेंट किया तब पे किया। इस 2,000 को अभी आप नहीं देखोगे। रीज़न, जब आप रिटर्न भरते हो ना, ये 2,000 तो तभी भरे जाते हैं देखा जाए तो, जब सेल्फ असेसमेंट हम करते हैं तो तभी हम इस टैक्स को भरते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टैक्स पेबल है मेरा 25,180, एडवांस टैक्स TDS आपने ध्यान करना है। जो टैक्स पे किया आपने सेल्फ असेसमेंट को, उसको माइनस नहीं करना है अभी। ठीक है, ये दोनों माइनस किए, टैक्स मेरा ड्यू हो गया 5,180। मैंने क्या किया, उसको राउंड ऑफ किया, 5,100 पे लेके आई। अभी मेरे को कुछ नहीं बताया तो मैं क्या करूँगी, मैं मंथली इसका इंटरेस्ट निकालूंगी, और इंटरेस्ट का रेट है 1% पर मंथ। तो मैं 5100 मल्टीप्लाई बाय 1 जो परसेंट है 1/100, और 5 महीने 20 दिन का टाइम है। आप काउंट करके देखना, 31 जुलाई से 20 जनवरी तक का टाइम जो बनता है, दैट इज़ 5 महीने 20 दिन, राइट। तो मंथली है तो आई विल टेक द होल 6 मंथ्स, यानी 20 डेज़ को मैं कंप्लीट मंथ मान लूँगी। 6 हो गया, आपने कैलकुलेट किया, 306 रुपये आया। ठीक है जी, अभी आपको क्या करना है, ये टैक्स तो भरना ही है, साथ में 306 रुपये भी और देने हैं। क्यों देने हैं, क्योंकि सेक्शन 234A मुझे बता रहा है कि मैंने जो ये रिटर्न भरने में 5 महीने 20 दिन का टाइम ज़्यादा ले लिया है, ये उसका इंटरेस्ट है, दैन आई विल हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द असेसिंग ऑफिसर, राइट। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई है। इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको समझ में आ गया है कि हम अगर टैक्स लेट भरते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।